तो आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए है। और मेरा हर एक टॉपिक होता है डिफरेंट। इसके थ्रू कोई भी आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल फैक्ट है, बेसिक फैक्ट है, लेकिन सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में देखने के लिए। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज अगर हम पूरा जो चीज़ है इसको अगर नहीं समझे तो आज से 10 साल बाद मैक्सिमम सिविल इंजीनियर्स को जो भी साइट में काम कर रहा है, साइट पे काम कर रहा है, उसको नौकरी मिलेगा नहीं। तो ये बेसिक थिंग्स है, लेकिन इसको बहुत डेप्थ पर हमको जाना है। एक रिपोर्ट है मेरे पास, मैं सबमिट किया था एक कंपनी में, तो है क्यों सिविल इंजीनियर्स का डिमांड कम होते जा रहा है। क्योंकि अब तो सोच रहा हो कि तो भाई बहुत बिल्डिंग बन रहा है इंडिया में। आप देखोगे तो आपके घर के आसपास ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि G+5 फ्लैट बन रहा है, G+7 स्टैंड अलोन फ्लैट बन रहा है। छोटा मोटा कॉम्प्लेक्स तो हर जगह पे बन रहा है, वो भी सिटी सराउंडिंग्स, रिमोट एरिया में तो बहुत ही जोरदार काम चल रहा है। कहीं पर भी जाओ तो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, छोटा मोटा बिल्डिंग का तो काम चल रहा है। लेकिन वो वहाँ पे आपको क्या देखने के लिए नहीं मिलेगा? सिविल इंजीनियर्स। कोई भी सिविल इंजीनियर्स वहाँ पे काम नहीं कर रहा है। इसको डिस्क्लोज करना है, इसको एक्सपोज करना है। क्योंकि देखिए, कोई भी सिविल रिलेटेड काम सिविल इंजीनियर्स को छोड़ के नहीं हो सकता। लेकिन इसका जो गलत इस्तेमाल जो यूटिलाइज हो रहा है, और कैसे हो रहा है? कोई भी बिल्डर्स, मीडियम इनकम ग्रुप जिसको हम मीक बोलता है, और लोअर इनकम ग्रुप जिसका मतलब है लीक, इसका जो वेंडर और कंस्ट्रक्शन जो प्रोमोटर होता है ना, इसका बजट थोड़ा चीप होता है। क्योंकि चलिए, जो लोग मीडियम इनकम ग्रुप के लिए फ्लैट बना रहा है, जो लोग बना रहा है लोअर इनकम ग्रुप के लिए फ्लैट, उसके लिए बजट थोड़ा होता है चीप। सिर्फ चीप नहीं है, मैक्सिमम प्रोमोटर क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट सेविंग करने के लिए मटेरियल्स को कम से कम यूटिलाइज करता है। और क्या करता है, मटेरियल्स लो क्वालिटी का यूज़ करता है। और इसका क्या हेल्प कर, कौन इसको करने के लिए हेल्प करता है? उसको तो हेल्प करना चाहिए। हेल्प करते हैं सुपरवाइज़र। मैक्सिमम सुपरवाइज़र 90% के लिए बोल रहा हूँ होता है डिसऑनेस्ट। अगर आप साइट इंजीनियर है, आपको तो पता ही है 90% सुपरवाइजर्स आर डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो अभी देखिए क्या चल रहा है। अभी मान के चलो आप है बिल्डर्स, आप है बिल्डर्स, ठीक है। और मान के चलिए छोटा मोटा आप क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहा है और बनाने के लिए सोच रहा है, वो भी आपका बजट है कम। तो आप क्या करोगे? एक बिल्डिंग बनाने के लिए अगर आपको 1000 बैग सीमेंट लगेगा, तो आप सोचोगे कि भाई मेरे को ये 600 या 700 बैग सीमेंट में अगर हम एक बिल्डिंग को बिल्ड करें तो क्या होगा, मेरा बहुत सारा कॉस्ट सेविंग हो जाएगा। और अगर स्टील बीम हो या कॉलम में अगर हमको 20 का स्टील, अगर एज पर ड्राइंग मेरे को 16 डाया का स्टील चाहिए, लेकिन मैं वहाँ पे अगर 10 या 12 डाया का स्टील यूज़ करेंगे तो हमको कॉस्ट बहुत सेविंग होगा। मतलब कि वो हर वक्त सोचेगा कि अगर आप हर वक्त सोचोगे कि आपका कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स हो, एज ए प्रोमोटर आप ये सोचोगे, तो इससे क्या होगा, बिल्डिंग का क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। 2-3 साल बाद क्रैकिंग, सीपेज का प्रॉब्लम, लीकेज का प्रॉब्लम और भी बहुत सारा प्रॉब्लम को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, तो कस्टमर का हो जाएगा उस टाइम पे। यही कर रहा है सुपरवाइज़र। ये जो पूरा के पूरा काम को बहुत ही दिमाग लगा के कर रहा है सुपरवाइज़र। इसीलिए प्रोमोटर हो या बिल्डर्स हो, छोटा मोटा कंपनी हो, हर वक्त यही सोचता है कि अगर हम इंजीनियर को हायर करेंगे, सिविल इंजीनियर्स को हायर करेंगे, तो हमको उसको देना है तनख्वाह,
उसके साथ मेरा कुछ सेविंग्स नहीं होगा। वो लोग क्या करता है, नॉन टेक्निकल जो दिख होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता है। ये है बहुत ही बड़ा करप्शन। दिस इज द बिगेस्ट करप्शन ऑफ सिविल इंजीनियर। इसको हमको रोकना है, हमारा आपको एक साथ रोकना है। कैसे रोकेंगे यार? तो पूरा ब्लड पर चला गया है, ब्लड के अंदर चला गया है। क्या होता है, पहले क्या बताया, 90% होता है सुपरवाइज़र जो लोग डिसऑनेस्ट, 10% बहुत अच्छा होता है, उसके पास नॉलेज भी बहुत है, ऐसा करता नहीं है, लेकिन 90% है। तो ऐसे फील्ड का बता रहा हूँ, 90% ही है। अब एक बात, अगर बाजू में जो फ्लैट चल रहा है, अभी बन रहा है जो भी बिल्डिंग, वहाँ पे आपको कहीं पर भी सिविल इंजीनियर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो एक सिविल इंजीनियर मिलेगा जो पूरा कॉम्प्लेक्स को, 3-4 बिल्डिंग को देख रहा है, एक सिविल इंजीनियर, वो भी एक साथ सुपरवाइज़र का भी काम कर रहा है। अभी हमको ये बात समझना है, सुपरवाइज़र हर एक कस्टमर को भी ये वीडियो देखना है। हमको एक बात समझना है, सुपरवाइज़र का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और साइट इंजीनियर और फील्ड इंजीनियर का एज ए जो लोग सिविल इंजीनियर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये बात को हमको समझना है। सुपरवाइज़र का रिस्पॉन्सिबिलिटी है नॉन टेक्निकल पार्ट को हैंडल करना, और साइट इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है नॉन टेक्निकल पार्ट तो हैंडल करना ही है, उसके साथ क्या करना है, टेक्निकल पार्ट। मान लीजिए टेक्निकल पार्ट को 70% हैंडल करना है एज ए साइट इंजीनियर और सिविल इंजीनियर, और 30% नॉन टेक्निकल पार्ट को हैंडल करना है। और ये सुपरवाइज़र क्या करता है, इस 100% पार्ट को खुद हैंडल करने लगता है। अभी जिसके पास सिर्फ सुपरवाइज़र के पास टेक्निकल कोई नॉलेज नहीं है, वो सिविल इंजीनियर नहीं है, उसके पास क्या नॉलेज है, एक्सपीरियंस, देख के सीखा है। अभी ये छोटा से छोटा जब सुपरवाइज़र का एक्सपीरियंस 1 साल था, तब वो देखा था कि हमको अगर सैलरी गेन करना है तो हमको क्या करना है, मटेरियल्स का सेविंग करना है। इसीलिए सभी प्रोमोटर और बिल्डर्स का खास लोग जो होता है वो होता है सुपरवाइज़र, क्योंकि वहाँ से उसको पैसा सेविंग होता है। और सिविल इंजीनियर से उसको पैसा सेविंग नहीं होता है, क्योंकि सिविल इंजीनियर तो टेक्निकलिटी जो है उसको मेंटेन करके काम करता है। इसीलिए उसको जो प्री प्रोमोटर है, बिल्डर्स है, छोटा मोटा, उसको फ़ायदा नहीं है सिविल इंजीनियर से रखने के लिए। लेकिन मैंने पहले क्या बताया, सभी कस्टमर को, जो भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो भी कस्टमर है, इसके थ्रू मेरा और भी वीडियो है यूट्यूब पर, जो भी कस्टमर है उसको देखना है बिल क्वालिटी, और क्या देखना है, वो भी पूरा काम कोई नॉन टेक्निकल हैंडल कर रहा है या टेक्निकल कोई पर्सन हैंडल कर रहा है। क्योंकि 2-3 साल बाद जब वो बिल्डर और प्रोमोटर फ्लैट को हैंडओवर करके भाग जाएगा, तो उस टाइम पे जो भी दिक्कत आएगा, जो भी प्रॉब्लम अराइज करेगा, उसका के पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगा कस्टमर के ऊपर। तो हर एक सिविल इंजीनियर को ये बात समझना है। ये जो हम ये नहीं बोल रहे कि सुपरवाइज़र को फिर नौकरी से निकाल दिया जाए, सिविल इंजीनियर को रिक्रूट किया जाए। दोनों का ही पार्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिविल सुपरवाइज़र का पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको लेबर को कंट्रोल करना है, हैंडल करना है। जो भी नॉन टेक्निकल पार्ट है, मशीनरी का पार्ट है, साइट से एज ए साइट चलाने के लिए बहुत सारा मशीन का ज़रूरत होता है, मटेरियल्स को अच्छे से रखने के लिए मटेरियल्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और लेबर्स का भी अच्छे से हैंडल करने के लिए एक, और पूरा के पूरा काम को ओवरऑल देखने के लिए, कोई ज्ञान देने के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए साइट सुपरवाइज़र का एक बहुत बड़ा रोल है। और उसके साथ उसको टेक्निकलिटी मेंटेन करने के लिए, मान के चले कैसे नहीं हो रहा है, अगर कोई कस्टमर देख रहा है वीडियो तो उसको देखना है कैसे ये चल रहा है। अगर मान के चलिए कोई कास्टिंग, ठीक है, कास्टिंग चल रहा है, स्लैब कास्टिंग चल रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, एज पर ड्राइंग वहाँ पे 20 का रॉड, ठीक है, और 22 का रॉड वहाँ पे यूज़ करना है। वो सुपरवाइज़र लोग क्या कर रहे हैं, 16 का रॉड यूज़ कर रहा है। और मान के चलिए वहाँ पे सीमेंट यूज़ होना था 50 बैग, लेकिन वहाँ पे सीमेंट यूज़ हो रहा है 30 बैग। तो यहाँ पे वो 20 बैग्स का जो पूरा के पूरा पैसा, उसका कमीशन चला गया सुपरवाइज़र के पास। अगर वहाँ पे सिविल इंजीनियर्स होता तो वो करने नहीं देता।
तो इसका ही जो गलत का मतलब इसका जो टोटल इसको गलत तरीके से जो यूटिलाइज चल रहा है उसको बंद करना है। अगर आज अगर ये वीडियो देख के आपको ये चीज़, सभी सिविलियंस को बोल रहा हूँ, ये चीज़ अगर आपको आज नहीं समझ में आया है तो आज से 10 साल बाद जो सिचुएशन होने वाला है, कोई भी बिल्डर्स, कोई भी प्रोमोटर, कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मीडियम इनकम ग्रुप के लिए जो हो रहा है, और कहीं कहीं पे तो हाई राइज में हाई इनकम ग्रुप के लिए जो फ्लैट बन रहा है, वहाँ पर भी सिविल इंजीनियर्स का डिमांड कम से कम हो जाएगा। लेकिन ये तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई आप एक फ्लैट बना रहे हो G+5 G+7 और एक वहाँ पे अगर पाइल फाउंडेशन हो रहा है तो वो तो हर एक चीज़ वहाँ पे, भाई वहाँ पे तो रहने के लिए, आदमी को रहने के लिए वो फ्लैट बना रहे हो, तो वहाँ पे तो आपको टेक्निकलिटी मेंटेन करना ही है। बहुत अच्छा कंपनी भी है जो खुद का नाम खराब नहीं, मतलब कि वो लोग नहीं चाहते कि कंपनी का कोई बैड प्रमोशन हो, तो इसके थ्रू वो लोग सिविल इंजीनियर को हायर करता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे ये मेंटेन नहीं होता है। इसीलिए अब जब भी कोई साइट में आप लोग जॉब करने के लिए जाते हो एज ए सिविल इंजीनियर, तब आपको देखने के लिए मिलता है साइट सुपरवाइज़र आपको पसंद नहीं करेगा, क्योंकि साइट सुपरवाइज़र को टेक्निकल चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें उसका तनख्वाह नहीं मिलेगा, जो एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है, ठीक है, वो चीज़ उसको नहीं मिलेगा। अगर वहाँ पे इंजीनियर आ जाएगा तो क्या करेगा भाई, जो इंजीनियरिंग पढ़ के आया है और बर्बाद करके आया है, उसको भी ये चीज़ बहुत अच्छा तरीके से आता है कि कोई भी चीज़ नॉन टेक्निकलिटी मेंटेन करके हमको करना नहीं है, नौकरी नहीं करना है। ये हर सिविल इंजीनियर का ये सोच है, हर एक सिविल इंजीनियर का सोच है। तो अगर मान के चले ये पूरा चीज़ अगर ना होता, अगर ऐसे काम नहीं होता, ऐसे अगर करप्शन नहीं होता, तो हर एक सिविल इंजीनियर्स के पास जान के हैरान हो जाएगा, इंटरनेट सर्च करो फिर भी मिलेगा, जितना भी रियल एस्टेट का काम चल रहा है अभी इंडिया में, हर एक सिविल इंजीनियर्स के पास 2-3 मिनिमम जॉब कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा। वो 1 नहीं 2 नहीं 3 से 4 जॉब उनको हर एक सिविल इंजीनियर्स को मिलेगा ही मिलेगा, जो लोग साइट में काम करने के लिए सोच रहे हैं। और ये चीज़ सिर्फ साइट में इफेक्ट नहीं कर रहा है, पूरा एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पर इफेक्ट कर रहा है, जो भी है टोटल से टोटल सबको इफेक्ट कर रहा है, एक के साथ एक रिलेटेड है, ठीक है, एक के साथ एक टोटली रिलेटेड है। अगर एक इंजीनियर ने एस्टिमेट कॉस्टिंग किया है, वहाँ पे 50 बैग सीमेंट लगेगा, तो एज पर फील्ड वहाँ पे क्या चल रहा है, अगर वो साइट सुपरवाइजर हैंडल कर रहा है तो 30 बैग्स मैक्सिमम से मैक्सिमम 35 बैग्स यूज़ होगा वहाँ पे। तो ये इंजीनियर्स के लिए, इंजीनियर्स का रेपुटेशन जो है उसको भी बर्बाद कर रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी का बदनाम नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारा साइट सुपरवाइजर ऐसा भी है जो लोग के पास टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन मैंने ऐसा ही साइट सुपरवाइज़र नहीं देखा। तो मेरा लाइफ में बहुत ही मैंने तो नहीं देखा ऐसा साइट सुपरवाइज़र जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है और वो भी वो उसको यूज़ कर रहा है। भाई अगर तेरे पास, अगर तुम्हारे पास एज एक सुपरवाइज़र के पास अगर एक्सपीरियंस है, भाई एक्सपीरियंस के अंदर तो उसको सीखना चाहिए, उसको तो वो तो इम्प्लीमेंट भी करना होगा। अगर कोई इंजीनियर मेरे को सजेस्ट किया है कि यहाँ पे इतने का स्टील यूज़ होगा, इतने का ऐसे क्यूरिंग करना है, कहीं पे जगह पे मैंने जब पहले कोई कंपनी में जब काम करने के लिए गए थे, वहाँ का ये रिपोर्ट है, ठीक है, फास्ट जो कंपनी था मेरा, तो वहाँ पे देखा जो क्यूरिंग चल रहा है, जो भी क्यूरिंग मतलब स्लैब कास्टिंग हो गया है, उसके बाद जो क्यूरिंग चल रहा है वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, वेस्ट वाटर, ठीक है, जो क्यूरिंग चल रहा है वहाँ पे यूज़ हो रहा है वेस्ट वाटर, जो सीयरेज ड्रेन का जो वाटर है ना, ड्रेन का वाटर यूज़ हो रहा है वहाँ पे, पाइप लगा के, वही पंप लगा के ऐसे चल रहा है
क्योंकि वो भी कॉस्ट सेविंग हो रहा है आपका, मतलब कि पूरा के पूरा वाटर का कॉस्ट सेविंग हो रहा है। अभी जब कास्टिंग चल रहा है उस टाइम पे भी ऐसा ही हो रहा है। सीमेंट तो हर एक साइड में होता है ऐसा। सीमेंट ये छोटा मोटा चीज़ है, एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, छोटा मोटा फैक्ट है, लेकिन इसका जो इफेक्ट आज से 3 साल बाद और 10 साल बाद जाएगा ना, और हर एक सिविल इंजीनियर्स को इफेक्ट करेगा। क्योंकि कोई भी बिल्डर सोचेगा कि मेरे को सिविल इंजीनियर्स नहीं चाहिए, क्योंकि उससे मेरा कॉस्ट नहीं सेविंग होगा। क्या होगा टेक्निकल, वो जो देखा जाएगा वो बाद में देखा जाएगा। कोई कस्टमर अगर ब्लेम करेगा तो बाद में सोचा जाएगा, उसमें कोई तो उस टाइम पे तो हैंड ओवर हो जाएगा। क्या होगा, कोई प्रूफ है क्या? प्रूफ तो नहीं है भाई। और कुछ जगह तो बिल्डर्स ये भी करते हैं, साइट इंजीनियर को फोर्स करके बोलते हैं कि नहीं भाई तुमको 30 बैग सीमेंट ही वहाँ पे यूज़ करना है, जैसे कि इंस्टेड ऑफ 50 बैग सीमेंट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको टेक्निकलिटी मेंटेन करना है, और वो भी सिविल इंजीनियर के थ्रू। अगर सुपरवाइज़र सिविल इंजीनियर का काम कर देता तो फिर तो सिविल इंजीनियर्स का कोई डिमांड, सिविल इंजीनियर्स तो का कोई ज़रूरत ही नहीं होता। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर कोई हेवी कंस्ट्रक्शन, अगर मान के चलिए ये मैक्सिमम जो होता है ना, मैक्सिमम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में ही होता है। मैक्सिमम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, कोई हेवी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मान के चलिए ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ब्रिज पे भी मैंने काम किया है झारखंड में, जामताड़ा में, गिरिडीह में, गिरिया में। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे साइट सुपरवाइज़र का भी रोल है, साइट इंजीनियर का भी एक रोल है। तो मैंने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेवी कंस्ट्रक्शन का जो फील्ड होता है वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम रेसिडेंशियल फील्ड में। क्योंकि एक कंपनी ने मेरे को बताया कि क्या हो गई, तो G+5 G+7 का बिल्डिंग तो बनाने के लिए तो एक लेबर और मेसन ही कर देता है, इसके लिए इंजीनियर को रख के क्या करेगा? उसके पास नॉलेज ही नहीं है, इसके लिए इंजीनियर लगता है। तो ऐसा हो गया हमारा ट्रेडिशन। इसको इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल वी हैव टू चेंज द सिचुएशन इफ पॉसिबल। इसको हर एक सिविल इंजीनियर को इसको डिस्क्लोज करना है, एक्सपोज करना है। ये रेसिडेंशियल फील्ड में हो रहा है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे एक फ़ायदा है, ये रेसिडेंशियल फील्ड में ही हो रहा है जहाँ पे आपको कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली है। कस्टमर का डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। तुमको हर एक कस्टमर को थ्रू आउट समझाना है कि भाई तुम जहाँ पे भी फ्लैट खरीदने के लिए जा रहे हो, सोच रहे हो, एक बात ध्यान रखना, मार्केटिंग एजेंसी से बात मत करना, कोई नॉन टेक्निकल पर्सन से तो कहते ही नहीं। हर एक वहाँ पे सिविल इंजीनियर के साथ ही बात करना है। इससे क्या होगा, हर एक प्रोमोटर चाहे हो या चाहे बिल्डर्स हो, उसको समझ में आ जाएगा कि नॉन टेक्निकलिटी मेंटेन करके हम ज़्यादा दूर नहीं पहुँच सकते। उसका नाम आज नहीं ख़राब हो रहा है तो 10 साल बाद तो ख़राब होने वाला है। ऐसे ही तो चल रहा है ना, बिल्डिंग गिर रहा है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। अरे पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट चल रहा है, ये पब्लिक को हम सर्व कर रहे हैं, एक फ्लैट सर्व कर रहे हैं जो यहाँ पे वो रहेगा। तो वहाँ पे कैसे काम चल रहा है, नॉन टेक्निकल। इसके थ्रू क्या हो रहा है ना, अभी अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो छोटा मोटा कंपनी हो, वो लोग पहले आपको जो कुछ क्वेश्चन आपको करेगा, क्या ज़रूरत है आपका, सिविल इंजीनियर है, आप साइट में काम करना चाहते हो तो क्या ज़रूरत है आपका काम दो। एक मेसन कर सकता है, एक लेबर कर सकता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम। क्योंकि उसका माइंडसेट उसका जो माइंडसेट है वो ये है, हर एक छोटा मोटा बिल्डर्स प्रोमोटर्स का माइंडसेट ये है कि ये जो बिल्डिंग बनाने का काम ये सुपरवाइज़र आसानी से कर सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत उसको दिक्कत होगा, लेकिन उसके लिए हम पार्ट टाइम में कोई भी साइट इंजीनियर को हम पार्ट टाइम रख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन उसको ये नहीं पता इसका लॉन्ग टाइम इफेक्ट क्या होने वाला है। सब कुछ पता है, फिर भी कॉस्ट सेविंग के लिए वो लोग ऐसा पूरा स्कैम ही है।
ऐसे स्कैम करता है। तो अभी ये वीडियो बनाने का क्यों, ये क्या टॉपिक है, लेकिन ये आज का डेट में कुछ सोच रहे हो कि ये कोई टॉपिक है नहीं, लेकिन आज से 3 साल बाद 10 साल बाद जब ये मार्केट सैचुरेटेड हो जाएगा उस टाइम का आपको को ये सोचने में ज़रूर आएगा। अगर एक G+7 बिल्डिंग में, ये तो प्रैक्टिकल फील्ड से बोल रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होता है 50 to 60%, 50 to 60% प्रॉफिट होता है। पूरा अगर फ्लैट को बेस अगर सेल हो गया है पूरा फ्लैट G+7 बिल्डिंग का, तो वो चाहे G+5 का ही हो, 50 से 60% प्रॉफिट होता है। उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट का जो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट का जो मीडिएटर है, ठीक है, वो हो गया आपका सुपरवाइज़र, क्योंकि सुपरवाइज़र रिस्पॉन्सिबल है उसका जो प्रॉफिट इतना ज़्यादा होने के लिए। तो इसको हमको सभी सिविल इंजीनियर भाई को इसको आज ही रोकना है, सबको एक्सपोज करना है। और ये सुनने में जितना लग रहा है, देखने में भी बहुत ही ख़राब लगेगा। आज से 10 साल बाद का जो सिचुएशन देखने में बहुत ही ख़राब लगेगा कि अगर हर एक साइट में, वो चाहे G+5 का हो, कोई भी कॉमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, अगर एक बिल्डिंग का अगर एक ही साइट इंजीनियर, अगर एक भी साइट इंजीनियर वहाँ पे रहेगा, तब भी हर एक साइट इंजीनियर को 2 से 3 नौकरी मिलेगा, क्योंकि सैलरी भी कॉम्पेटिबल बहुत ही ज़्यादा होगा। अगर ये सुपरवाइज़र का जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो अगर बंद हो जाएगा, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसको सुपरवाइज़र को बोले नौकरी से निकाल देने के लिए, एकदम नहीं। उसका जो पार्ट है उसको वो करना है, साइट इंजीनियर का जो पार्ट है उस साइट इंजीनियर का पार्ट साइट इंजीनियर को करना है। दोनों का ही पार्ट है, दोनों मिला के साइट चलता है, एक को छोड़ के नहीं। इसके अगर हम इसको एक को छोड़ देंगे तो फिर साइट इंजीनियर को लेबर हैंडल करने में ही पूरा दिन लग जाएगा, और भी साइट का छोटा मोटा टूल मशीनरी, इसके लिए सोचने के लिए भी एक दिन चला जाएगा। पूरा काम हो हर वक्त देखने के लिए भी एक दिन चला जाएगा। तो दोनों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, पूरा के पूरा साइट अगर सुपरवाइज़र नहीं है तब भी एक साइट इंजीनियर चला सकता है, लेकिन अगर साइट इंजीनियर नहीं है तो साइट कभी भी नहीं चला सकता है। अब नॉन टेक्निकल है तो फिर अलग बात है। अगर आपको टेक्निकलिटी मेंटेन करना है तो आपको साइट इंजीनियर चाहिए ही चाहिए, और मेंटेन करना है कि नहीं, इसमें कोई बात नहीं होना चाहिए। मेंटेन करना ही है, आपको टेक्निकलिटी मेंटेन करना ही है। अगर आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको टेक्निकलिटी मेंटेन करना ही है। ठीक है, आज का वीडियो ये था, इसका ये है पार्ट 1। पार्ट 2 में इससे भी ज़्यादा और भी बहुत सारी चीज़ है, उसके लिए डिस्कस करने वाला हूँ। आज के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।